हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुग़ल शासन व्यवस्था को कवर करूंगी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी शासन व्यवस्था हो, किसी भी वंश का शासन व्यवस्था हो, जैसे मौर्य वंश का शासन व्यवस्था, गुप्त वंश का शासन व्यवस्था, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, तो ये सब की जो शासन व्यवस्था है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले हमने क्या क्या कवर कर लिए थे? मुग़ल साम्राज्य में हमने बाबर को कवर कर लिए। बाबर के बाद बाबर का उत्तराधिकारी था हुमायूं, वो कवर कर लिए। हुमायूं का उत्तराधिकारी था अकबर को भी कवर किए। उसके बाद अकबर का उत्तराधिकारी था जहांगीर को भी हमने कवर कर लिए। उसके बाद जहांगीर का उत्तराधिकारी था शाहजहां। जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? शाहजहां। उन्हें भी हम कवर कर लिए। शाहजहां का उत्तराधिकारी था औरंगजेब को भी हम कवर कर लिए। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हो जाती है। उसके बाद से आधुनिक भारत, इतिहासकार का कहना है कि उसके बाद से आधुनिक भारत शुरू हो जाता है। तो देखिए, जो है मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था हम देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, यहाँ पे है मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब जैसे क्वेश्चन बनेगा कि मंत्री पद को क्या कहा जाता था, तो मंत्री पद को विजारत कहा जाता था। और ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि मुग़ल काल शासन व्यवस्था में मंत्री पद को क्या कहा जाता था, तो मंत्री पद को विजारत कहा जाता था। नेक्स्ट है, बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। बाबर के शासनकाल में कौन सा पद काफ़ी महत्वपूर्ण था? वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। यानी कह रहा है कि सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस-सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। और जिसके कर्तव्यों को अकबर ने किसमें? दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस-सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। तो यहाँ पे पूछेगा कि मुग़ल काल में जो है शासन के कार्यों को संचालित करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो वकील कहते थे। और अकबर ने उसे किस में चेंज कर दिया था, किस में विभाजित कर दिया था? दीवान में, मीर बख्शी में, सद्र, उस सद्र में और मीर समन में। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। औरंगजेब के समय असद खान सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी के द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। मीर बख्शी के द्वारा, यहाँ पे कह रहा है कि जो मीर बख्शी जो होता था वो किस पे दस्तखत करते थे? सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, तभी जाके सेना को वेतन मिल पाता था। यदि मीर बख्शी नहीं हस्ताक्षर करेंगे तो उनको सेना को वेतन नहीं मिलेगा। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। अभी न्याय विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? जज कहा जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ, जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे हेड हैं, उसको चीफ जस्टिस कहा जाता है और न्यायाधीश कहा जाता है हिंदी में। लेकिन उस समय जो कहा जाता था, जब कभी सद्र न्याय विभाग का प्रमुख कार्य करता था, तब उसे क्या कहा जाता था? काजी कहा जाता था मुग़ल काल में। लगानहीन भूमि को मदद-ए-मास कहा जाता था। लगानहीन भूमि का निरीक्षण कौन करता था? सद्र करता था। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सद्र का क्या कार्य होता था? तो सद्र जो है लगानहीन भूमि का निरीक्षण करता था। नेक्स्ट है लगानहीन भूमि। एक मिनट। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? तो दरोगा ए चौकी कहलाता था।
नेक्स्ट है यहाँ पे हम ये पढ़ लिए थे, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए चौकी कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? दरोगा ए चौकी। नेक्स्ट है, शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, यानी कि इस्लामिक कानून होते थे शरीयत, उसके प्रतिकूल जो काम करता था उसको रोकने का काम, और आम जनता की दुष्चरित्रा, और आम जनता अगर कुछ गलत करते थे तो उसको दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य कौन करता था? तो मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। नेक्स्ट है, प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में, और दस्तूर ग्राम में बटे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी आया है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए, सबसे बड़ा अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कहेगा तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य में प्रशासन की दृष्टि से जो सबसे बड़ा था वो सूबा था। सूबा के बाद सरकार था, सरकार के बाद परगना, परगना को महाल भी बोलते थे, और महाल को किस में बांटा गया था? जिला या दस्तूर में, और दस्तूर को बांटा गया था ग्राम में। तो यानी कि सबसे बड़ा सूबा था, सूबा के बाद सरकार था, सरकार के बाद परगना या महाल था, महाल के बाद जिला या जिला को दस्तूर भी कहा जाता था, और दस्तूर के बाद ग्राम था। तो इस तरह से बटा हुआ था। ये भी आया है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे माबदा या दीह कहते थे। तो अगर पूछेगा मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। तो ग्राम को मुगल काल में ग्राम को क्या कहा जाता था? माबदा या दीह। नेक्स्ट है, माबदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। और पूछेगा नागला किसको कहा जाता था? तो मुगल काल में जो छोटी छोटी बस्तियां होती थी उसको नागला कहा जाता था। नेक्स्ट हम यहाँ से देखेंगे मुगल काल के मुख्य अधिकारी एवं कार्य। एक मिनट एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए, मुगल काल के मुख्य अधिकारी, मतलब मुगल काल में मुख्य अधिकारी कौन कौन होते थे और उनका कार्य क्या होता था? तो सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना, प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान, मतलब कि सूबेदार होता था वो प्रांत में शांति स्थापित करता था। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि दीवान कौन होता था? प्रांतीय राजस्व का प्रधान सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। नेक्स्ट है बख्शी क्या करता था? प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। बख्शी क्या होता था? प्रांतीय सैन्य प्रधान बख्शी कहलाता था। नेक्स्ट है फौजदार क्या होता था? जिले का प्रधान फौजी अधिकारी फौजदार कहलाता था। जिले का प्रधान फौजी अधिकारी क्या कहलाता था? फौजदार। नेक्स्ट है आमिल या अमल गुजार कौन था? तो जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी आमिल या अमल गुजार होता था। नेक्स्ट है कोतवाल नगर प्रधान, यानी कि जो नगर का प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था? तो कोतवाल कहा जाता था। आगे है सिकदार कौन होता था मुगल काल में? तो परगने का प्रमुख अधिकारी क्या होता था? सिकदार। नेक्स्ट है आमिल होता था ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना, यानी कि गांव के किसान से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करने वाले को आमिल कहा जाता था। नेक्स्ट है शाहजहाँ के, ये बॉक्स वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको बार बार पढ़ लीजिएगा, ये इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। आगे है शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी।
यहाँ पे कह रहा है भूमि कर, यानी कि टैक्स जो दिया जाता था उसके आधार पर मुगल काल में जो टोटल भूमि थी वो कितने वर्गों में विभाजित थी? 3। पहला था एक खालसा भूमि, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। खालसा भूमि सरकारी भूमि होती थी, ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। एक होता था जागीर भूमि जो सैलरी के बदले भूमि दे दिया जाता था और उसी से जो भी स्टाफ होते थे मुगल काल में, सेना जो भी हो, तो वो अपना खर्च करते थे। आगे है सयुरगल या मदद ए मास। सयुरगल या मदद ए मास मुगल काल में होता था अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, यानी कि अनुदान में यानी दान में जो भूमि दे दिया गया उस पे लगान नहीं लिया जाता था, उसको कहा जाता था सयुरगल या मदद ए मास। इसे मिल्क भी कहा जाता था। इसको सयुरगल, मदद ए मास या फिर क्या कहा जाता था? मिल्क कहा जाता था। नेक्स्ट है शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने किया था। कह रहा है शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग किसने किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट है अकबर के द्वारा करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई थी। शेरशाह एक अच्छे शासक थे और इन्होंने जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में जो भी लागू किया वो काफ़ी अच्छी रही थी और ग्रैंड ट्रंक रोड भी इन्होंने ही मरम्मत करवाई थी। तो ये जो है अकबर इनका अनुसरण करते हैं, इनके कुछ जो पद्धति है उसका अनुसरण कौन करते हैं? अकबर। आगे है अकबर के द्वारा करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई। इसे अपने क्षेत्र का में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था, यानी कि करोरी का मतलब करोड़, यानी अकबर ने करोरी नामक एक अधिकारी नियुक्त किया था जो अपने क्षेत्र में कितना टोटल पैसा वसूल करता था? 1 करोड़। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन प्रणाली प्रारंभ की। दहसाला नाम की नवीन प्रणाली अकबर ने कब प्रारंभ की? तो 1580 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि दहसाला नामक नवीन प्रणाली किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ? तो अकबर के काल में। और इस व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था की भी कहा जाता है क्योंकि उस समय जो राजस्व बंदोबस्त के लिए जो था ना वो टोडरमल था। टोडरमल एक तरह से अकबर का एक मंत्री कह सकते हैं, वो था, उन्होंने ये लाया था, इसलिए इसको टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला है पोलज। तो ये पूछता है, याद रखिएगा, पोलज क्या होता था मुगल काल में? इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसल उगाया जाता था, यानी कि मुगल काल में पोलज भूमि जो होती थी उसमें नियमित रूप से खेती होती थी और वर्ष में 2 बार फसल भी उगाया जाता था। प्रति इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। प्रति भूमि जो होती थी वहाँ पे 1 या 2 वर्ष के अंतराल में खेती की जाती थी, उसको प्रति भूमि कहते थे मुगल काल में। नेक्स्ट है चाचर। चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। मुगल काल में वो भूमि जिस पे 3 से 4 वर्ष पर खेती की जाती थी उसको चाचर कहते थे। नेक्स्ट है बंजर। यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था, यानी कि बंजर जो भूमि था वो खेती योग्य भूमि नहीं होने के कारण उस पर लगान भी नहीं वसूला जाता था। आगे है 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। कह रहा है 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि जो सरकारी भूमि था, खालसा भूमि पर भू राजस्व की नई प्रणाली शुरू की, जिसको क्या कहा गया? जब्ती। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। एक जो कहलाता था वो तखसीस और दूसरा था तहसील, यानी कि कह रहा 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। और जब्ती प्रणाली होता क्या था? तो इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। जब्ती भू राजस्व एक भूमि पर भू राजस्व की एक प्रणाली थी और जो इसमें जो भू निर्धारण, इसमें कर निर्धारण की जो श्रेणी थी वो 2 थी। एक था तखसीस और दूसरा था तहसील। औरंगजेब ने
औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। अब देखिए, उपज का आधा कर दिया औरंगजेब ने भू राजस्व का, तो इस किसान काफ़ी परेशान हो गए होंगे। तो औरंगजेब ऐसी नीति लाते थे जिससे जनता परेशान हो जाती थी। उनका सोच अकबर के तरह नहीं था। आगे है, औरंगजेब ये मुग़ल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे, और कृषक जो थे मुग़ल काल में 3 वर्गों में विभाजित थे। पहला था खुदकास्त। ये कृषक क्या थे, उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। मतलब कि अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो दिल्ली में ही खेती कीजिएगा। तो ये जो है यहाँ पे खुदकास्त वो किसान होता था जो उसी गांव की भूमि पर खेती करता था जहाँ के वे निवासी थे। आगे है पाही कास्त। ये दूसरे गांव में जाकर कृषि करते थे। अब देखिए, पाही कास्त क्या होता था, ये भी कृषक का एक टाइप है, और पाही कास्त दूसरे गांव में जाकर कृषि करते थे। नेक्स्ट है मुजारियन। खुदकास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। ये मुजारियन क्या होता था, तो खुदकास्त कृषकों से यानी कि खुदकास्त जो अपने ही गांव में रहकर खेती करते थे वो खुदकास्त कहलाते थे। तो खुदकास्त क्या करते थे, कृषक से भूमि किराए पर लेकर और कृषि कार्य करते थे। उसको क्या कहा जाता था, तो उसको मुजारियन कहा जाता था। नेक्स्ट है, मुजारियन के बाद है मुग़ल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय हुई। यहाँ पे देखिए, मुग़ल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई किसके काल में होती है, तो औरंगजेब के समय होती है। अपना आना सिक्का का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आना सिक्का का प्रचलन किसने करवाया था, तो आना सिक्का का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। और ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि मुग़ल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई किस राजा के समय हुआ था, तो औरंगजेब के समय हुआ था। और मुग़ल काल में मुजारियत क्या होता था, तो मुजारियत वो उसको कहते थे जो खुदकास्त जो किसान होते थे उससे भूमि लेकर और उस पर कृषि कार्य करते थे, उसको मुजारियन कहते थे। आगे है मुग़ल। नेक्स्ट है कि जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। यानी कि जहांगीर जो थे वो सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाते हैं और साथ ही उस पर अपना नाम एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाते हैं। नेक्स्ट है मुग़ल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। मुग़ल कालीन लगान वसूल करने की जो व्यवस्थाएं थी वो क्या क्या थी, तो देखिए, पहला लगान वसूल करने की व्यवस्था थी गल्ला बख्शी। इसमें क्या होता था, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था गल्ला बख्शी में। नेक्स्ट है नसक में क्या होता था, इसमें खरीफ फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। यानी कि नसक जो होता था उसमें होता था खरीफ फसल खेत में ही जो फसल खड़ा होता था उसको देखकर अनुमान लगाया जाता था। उसको देखकर अनुमान लगाया जाता था कि कितना, मतलब कि ये कह रहा है कि मतलब इससे कितना उपज होगा, ये देख के अनुमान लगाया जाता। तो उसके आधार पर फिर जो है टैक्स तय की जाती थी। तो ये होता था, इसमें खरीफ फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। फसल कटने पर उसे क्या किया जाता था, ले लिया जाता था। नेक्स्ट है जब्ती। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नकद लिया जाता था। जब्ती प्रणाली वो प्रणाली था, एकदम याद रखिएगा, पूछ देगा। जब्ती प्रणाली वो प्रणाली था जिसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नकद लिया जाता था। आगे है मतलब जब्ती नगद ही लिया जाता था, इसमें जागीर वगैरह नहीं ली जाती थी। आगे है सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। अगर पूछ देगा कि सबसे बड़ा सिक्का जो था सोना का उसका क्या नाम था, तो संसब। और सबसे प्रचलित सिक्का था इलाही। मुग़ल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि मुग़ल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, चांदी का रुपया।
नेक्स्ट है दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। यानी कि मुगल काल में दैनिक लेन देन के लिए किसके दाम का प्रयोग होता था? तांबे का दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया से 4 दाम होते थे, यानी कि 1 रुपया इक्वल टू 4 दाम। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पहला था पैदल सेना, दूसरा था घुड़सवार सेना, तीसरा था तोपखाना और चौथा था हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। और ये मुगलकालीन जो व्यवस्था थी पूरी तरह से मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले, यहाँ पर देखिए 10 से 5000 तक मनसब प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? मनसबदार। 10 से 5 मनसब यानी क्षेत्र जो भी गोप्रांत जिसको मिल जाता था वो कहलाते थे मनसबदार। उसके बाद है 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा। 500 से 2500 तक मनसब जो प्राप्त करते थे उनको उमरा कहा जाता था। 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले को आमिर आजम कहा जाता था। आगे है जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। तो यह हम कह रहा है, देखिए पहले इसको देख लेते। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को क्या कहते थे? मनसबदार। 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा। 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर ए आजम, तो ये कहा जाता था। आगे है जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। और सवार पद से किसका ज्ञान होता था? सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। आगे है अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। कह रहा है अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई? 79। आगे है कि 79 हो गई। आगे है जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सी अस्पा की व्याख्या की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। तो देखिए ये पूछ देगा कि 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रणाली किसने लाया था? जहांगीर ने। और सर्वप्रथम ये 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रणाली का पद किसको दिया गया था? तो महाबत खां को दिया गया था। 2 अस्पा सिंह अस्पा जो पद होता था किसको दिया गया था? सबसे पहले महाबत खां को दिया गया था। तो आज तक इतना ही हमने मुगलकालीन शासन व्यवस्था को कवर कर लिए हैं। ये देखिए मुगलकालीन शासन व्यवस्था को हमने इस वीडियो से कवर कर लिए हैं। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो है मराठा। वो क्या है? मराठा, यानी कि मराठों का उत्कर्ष कैसे होता है। यहाँ पे देखिए मराठों का उत्कर्ष कैसे होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।